हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं वर्ड्स बेस्ट क्वालिटी बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जो कि सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज एल्केन्स। अभी हम लास्ट यूनिट में क्या पढ़ के आए थे? हम लास्ट यूनिट में सारा जो बेसिक था ना, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर किसी का वो बाय चांस रह गया है या उसको नहीं मिला वो चीज़, तो आपको वो प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में जाके आप उस यूनिट को कवर कर सकते हो, जिसमें हमने बेसिक एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, ये एल्केन्स है। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट क्लास है। हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे एल्केन्स क्या होता है। उसमें स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, साथ ही साथ वो ब्रांच चेन भी हो सकती है। लाइक आपका कार्बन 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 ऐसे अटैच है। ठीक है, अब जैसे ये अटैच हो गया, अगर आपका ये है तो क्या होगा? हमने देखा था उसमें जो केमिस्ट्री के न्यूमरल्स थे, उसमें क्या था? मीथ, ईथ, मीथ, प्रोप, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब चीज़ें था। अब इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन हमारा पेंटेन होगा। पेंट आ गया। एन कहाँ से आएगा? ये हमारा एल्केन है। तो पता चल गया, लास्ट क्लास में रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, पेंटेन है। अब इसका जनरल फॉर्मूला अगर आपको निकालना है कभी भी, तो कैसे होगा? CnH2n+2। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे ही आपको एल्केन का पता चलता है मोस्टली। ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन हो गई। और ब्रांच्ड है, उसमें क्या होगा? हमारा जो कार्बन एटम है वो एक मेन चेन फॉर्म करेगा या एक से ज़्यादा चेन फॉर्म कर सकता है। जैसे यहाँ पर पेंटो है, अगर हम इसके यहीं पे कार्बन अटैच कर दें इस टाइप से, ठीक है, ऊपर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये ब्रांच चेन हो जाएगी। तो ये टाइप्स ऑफ एल्केन्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बॉन्ड का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड लगता है? इसमें सिंगल बॉन्ड लगता है। एल्काइन में डबल बॉन्ड लगता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। इस तरीके से आपने देखा होगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन में लगेगा। लाइक आपने देखा होगा सी बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, तो इनके बीच में क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है। समझ गए ना? अब देखो, अगर कभी भी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमारा एक तो सबसे पहले बेस नेम होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। लॉन्गेस्ट चेन बोल लो, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? पेरेंट चेन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पेरेंट चेन। देन असाइन करोगे एक प्रीफिक्स, जिसमें मैथ, ईथ, प्रॉप एटसेट्रा आता है। सुफिक्स में एन लगेगा ही लगेगा आपका, क्योंकि वो इंडिकेट करता है किसको? एल्केन को। ये एल्केन में ना जनरली हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो एक तो हमें उसको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है एल्केन। ठीक है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसका रिएक्शन कंपाउंड्स का क्या होगा, वो हमें देखना है। सबसे पहले हमें एल्केन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एल्केन होता क्या है। देन हमें उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, किस तरीके से वर्क करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर अगर आते हैं हम मैकेनिज्म पे, तो हमें वो चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि जब रिएक्शन होगा आने वाले टाइम में, जब हम एल्केन को एज इन देखेंगे, या कोई भी कंपाउंड होगा, मीथेन है, ईथेन है, कुछ भी है A to Z, तो आपको पता होगा कि हाँ कैसे काम कर रहा है। फिर क्लासिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, कितने में क्लासिफाइड है, क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, एप्लीकेशंस और फॉर एग्जांपल्स क्या हैं, बहुत सारे। तो सारी चीज़ें आपका जो है वो आपका बेसिक में आ जाएगा। या आप ये बोल सकते हो कि हमें इंट्रो पढ़ना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एल्केन्स का। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में क्या है कि आपको लगेगा यार इन लोगों ने तो डायरेक्ट लिखा हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एल्केन्स में। नहीं, उससे पहले जब आप जाओगे ना, सुपर स्क्रिप्टेड है, तो सुपर स्क्रिप्टेड से आपको पता चल ही जाएगा कि हमें एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कंफ्यूज मत होना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं या क्यों पढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से हम एक अपना सिलेबस वाइज कवर कर रहे हैं हर चीज़ को। ठीक है, तो आपको यहीं से पढ़ना है। अब क्या होता है, जैसे नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है कि एल्केन्स की नेमिंग कैसे होती है, कैसे IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो, नेम नॉमेनक्लेचर अगर एल्केन का आपको जानना है तो ये हमने ब्रीफ में पढ़ाया था यूनिट 1 में, तो वहाँ से आप इसको कवर करना। ठीक है,
नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास और साइज इंक्रीज होता है इसका जब इसमें कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। 1 by 1 जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज होते रहेंगे वैसे ही इसका मॉलिक्यूलर साइज और मास भी बढ़ जाता है। अब जैसे आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे साइज इंक्रीज होता है उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। हमारी एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है हमें। जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है साइज के हिसाब से। अगर हमारा कोई भी ब्रांच्ड एल्केन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अगर आप कंपेयर करोगे उसे स्ट्रेट चेन से। जो स्ट्रेट चेन काउंटर पार्ट होता है उसको आप देखोगे कि उसके और लाइक ब्रांच चेन के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है मॉलिक्यूलर मास के साथ, बट वो एक जगह रुक जाती है, रिमेन्स रहती है अगर वो कितना हो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर ये है ना तो डेंसिटी नहीं डगमगाएगी। मॉलिक्यूलर मास के साथ भले ही वो इंक्रीज हो जाए बट वो इतना ही सेम रहती है। सॉल्युबिलिटी, वाटर में देखो सॉल्युबल नहीं है। एल्केन क्या है हमारा, वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। हमारा आप ऐसे समझो, हमारा जो एल्केन है ना, एल्केन का कोई भी हो उसको पानी पसंद नहीं है, डज नॉट लाइक वाटर। तो उसको पानी पसंद नहीं है मतलब सॉल्युबल नहीं है वाटर में। अगर आप कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट इसके पास लेकर आओगे, हेक्सेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, तो उसमें ये इजीली सॉल्युबल है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है, हमें जानना है कि क्या लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले एल्केन की रिएक्टिविटी जानते हैं। जनरली अगर आप देखोगे ना, हमारा जो एल्केन है उसकी लो रहती है रिएक्टिविटी, क्योंकि उसमें ना स्टेबल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। या कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा वो स्टेबल रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्टेबल रहेगा। रिएक्ट तब करता है जब हमारा कोई भी कंपाउंड स्टेबल ना हो, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा भी ये समझ के चलो फुदकने का टाइम है या फुदकता कूदता फिरता रहता है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। वो रिएक्ट जल्दी करेगा, जो स्टेबल होते हैं ना वो रिएक्ट कम करता है। तो ऐसे समझो हमारे एल्केन की रिएक्टिविटी कम है। कंबशन जो है ये ऑक्सीजन में बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंबशन में हैलोजनेशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हैलोजेंस के साथ, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट और हीट की प्रेजेंस में। क्रैकिंग हो जाएगा इस तरीके से। अब क्रैकिंग होता है स्मॉलर एल्केन्स में, ब्रेक डाउन हो जाता है एल्केन्स एल्कीन्स में। वो किस तरीके से, विद हीट, प्रेशर एंड कैटलिस्ट से। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। रिफॉर्म होगा, रिफॉर्म में क्या होता है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जिसके साथ हाइड्रोजन गैस होगा विद अ कैटलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल पीटी, प्लैटिनम है ये हमारा। अब पैराफिन्स या आप एल्केन्स का यूज़ कहाँ देखने को मिलेगा, जब जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी और नॉन रिएक्टिविटी के टाइम पे हम किसको यूज़ करते हैं, पैराफिन्स या एल्केन्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारा फ्यूल्स है, फ्यूल्स को आप गैसोलीन में, डीजल, कैरोसिन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। उसको ल्यूब्रिकेंट्स की तरह काम करता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है पैराफिन्स का वो ज़्यादा होता है और एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है इंजन और मशीनरी में, जिसका जैसे रिड्यूसिंग वेयर हो जाता है ना उसमें हेल्प करेगा। वैक्स प्रोडक्शन, केमिकल इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल में जो पैराफिन होता है उसको कैरियर या एक्सिपिएंट की तरह हम यूज़ करते हैं ड्रग्स में, कि जिससे कि जो डिलीवरी और इफेक्टिवनेस होता है ना वो बढ़ जाए। आपको एक लाइक पैराफिन का एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके कोई भी कॉस्मेटिक हैं तो क्या करते हैं, कॉस्मेटिक में जब लाइक टेस्टिंग चलती है तो पैराफिन्स को ना एज अ एक्सीपिएंट की तरह यूज़ करते हैं, कैरियर की तरह यूज़ करते हैं, कि जिससे कि ड्रग की जो डिलीवरी है वो बढ़ पाए, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े, ठीक है। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब हमें एल्केन की प्रिपरेशन, रिएक्शन और एप्लीकेशन देखना है कि जनरल ऐसा क्या मेथड है जिससे हमारा एल्केन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्केन्स हमारा बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल क्लास है किसका, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। इसमें आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा कार्बन एटम्स के बीच में। हमारे जो कार्बन एटम है ना तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिलेगा देखने को। अब इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, केमिकल लाइक
रिएक्शन किस तरीके से होगा, साथ ही साथ हम एल्केन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन अगर एल्केन का होना है तो उसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें एल्कीन्स एंड एल्काइन से एल्केन बनता है। इन दोनों से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अब जैसे हमारा एल्कीन होता है ना और एल्काइन है, उसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें बस हमें क्या करना है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे हमारा प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, बस इनकी प्रेजेंस होगी, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप समझो, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन होगा एल्कीन एल्काइन में विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उसमें हेल्प करेगा, उसकी प्रेजेंस में होगा। हमारा जो कैटलिस्ट है वो विटनेस है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसमें, एल्कीन और एल्काइन में, और वो कन्वर्ट हो पा रहा है किसमें, एल्केन में। ठीक है, बस इतना सा है। अब हमारा वर्ड्स रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम इन ड्राई ईथर। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, देखो एल्काइल हैलाइड सोडियम है, सोडियम मेटल में रहेगा या उसकी प्रेजेंस में रहेगा जहाँ पे ड्राई ईथर है। अब ये दोनों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करेगा, एल्केन फॉर्म करेगा। ये क्या है, हमारा वर्ड्स रिएक्शन। जैसे हमारा इथाइल ब्रोमाइड हो गया, वो रिएक्ट करेगा किसे, सोडियम से, सोडियम से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, ब्यूटेन फॉर्म करेगा। अब ऐसा समझो, एल्काइल हैलाइड कोई भी होगा वो रिएक्ट करेगा सोडियम के से मिलके, या सोडियम से जैसे ही रिएक्ट करेगा उसकी प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होगा, ड्राई ईथर है। ठीक है, ड्राई ईथर है हमारा, वो फॉर्म करेगा एल्केन। ठीक है, बस इतना सा है और कुछ नहीं है इसमें। अब हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डीकार्बोक्सिलेटेड करेंगे। कैसे, अगर हम कार्बोक्सिलिक को डीकार्बोक्सिलेट करेंगे तो उससे क्या होगा, एल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, कैसे फॉर्म होगा, हम उसको हीट करेंगे या हम कोई ऐसा बेस यूज़ कर सकते हैं जिसमें क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डीकार्बोक्सिलेशन है। सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, COH से आप समझ जाओ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम क्या करते हैं, उसको डीकार्बोक्सिलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि एल्केन फॉर्म करना है, हमें क्या बनाना है, एल्केन कैसे फॉर्म होगा, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट कर दो तो। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिड्यूस होता है वो रिड्यूस होता है एल्केन में। कैसे एल्केन में रिड्यूस होगा, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ना किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें आप ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या बोरोन ले लो। ठीक है, दोनों में से एक अगर लेते हो, वो हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन होगा, हम एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा इथेनोइक एसिड है, उसको हम रिड्यूस करेंगे इथेन में, किसको यूज करके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करके। इसको यूज करके हम इथेनोइक एसिड को इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी प्रिपरेशन है। अब केमिकल रिएक्शंस जो हैं एल्केन्स के, वो देखते हैं। ये तो प्रिपरेशन हो गया, कैसे बनने वाला है। ठीक है, राइट। हमें ये चीज़ पता है कि हमारा जो एल्केन है ना, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं या बॉन्ड रहता है उनके बीच में। साथ ही साथ इनका जो क्या होता है, इनर्ट नेचर है। एल्केन्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं हमारे लिमिटेड रिएक्टिविटी में, क्योंकि अगर देखो ना रिएक्टिविटी की अगर हम यहाँ बात करें ना, ये स्टेबल है, एल्केन हमारा स्टेबल कंपाउंड है। तो आपको क्या होगा, ये रिएक्शन या रिएक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी अगर आप कंपेयर करोगे अदर क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, अगर दो चीज़ों को कंपेयर करोगे देन आपको ये देखने को मिलेगा। अब जैसे रिएक्शन ऑफ एल्केन्स है, उसमें हमारा कंबशन आता है। कंबशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। हमारा जो एल्केन है वो अंडरगो करेगा कंबशन रिएक्शन में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एल्केन कंबशन प्रोसेस में जाएगा, या आप बोलो कंबशन रिएक्शन में जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, दो चीज़ फॉर्म करेगा। जनरल इक्वेशन में अगर कंप्लीट कंबशन है एल्केन का, जैसे मीथेन है, तो हम उसको देखेंगे 1 by 1 किस तरीके से फॉर्म होगा। हमारा एल्केन और ऑक्सीजन है,
इन दोनों का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है हमारा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा इस तरीके से, ठीक है। बहुत जनरल और बहुत सिंपल है कंबशन। अब हेलोजनेशन हो रहा है, हेलोजनेशन में हेलोजेंस यूज करने वाले हैं हम। एल्कीन जो है वो अंडरगो करेगा हेलोजनेशन में। हेलोजनेशन में जैसे हमारे हेलोजेंस हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, तो वो हाइड्रोजन को, जो हमारे एल्केन में हाइड्रोजन होता है ना एल्केन मॉलिक्यूल से, उसको रिप्लेस कर देगा या उसको वहाँ से हटा देगा। हटाने के बाद वो खुद चढ़ के बैठ जाएगा कि भाई मैं इनिशिएट किया हूँ। तो इस रिएक्शन के लिए आपको एक तो यूवी लाइट की ज़रूरत है, आपको हीट चाहिए। अगर हीट होगी देन ये इजीली हो पाता है। अब जैसे आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा किसके थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। इस मैकेनिज्म के थ्रू आपका रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये मीथेन है, यहाँ क्लोरीन है, किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट और हीट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो रहा है, ये हमारा फॉर्म होगा, सॉरी कहाँ थे हम, हाँ यहाँ क्लोरोमीथेन फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसा समझो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोरोमीथेन फॉर्म हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो भी फॉर्म होगा। हेलोजनेशन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन प्रोसीड एज फॉलो, मीथेन विल क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट विल गिव क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिएक्शन कंटिन्यू होता है जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं या जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारा डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, अब हमारा टेट्रोक्लोरोमीथेन है, ये फॉर्म होगा, ठीक है। हेलोजनेशन होगा। हमारा कोई भी एल्कीन है, आप समझिए यहाँ पे इन्होंने बोला है हमारा मीथेन है, ठीक है। मीथेन के साथ क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है यूवी लाइट या हीट की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म कर रहा है, ये क्लोरोमीथेन फॉर्म करेगा, ठीक है। ये क्लोरोमीथेन फॉर्म करेगा, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आएगा। अब क्रैकिंग है हमारा, क्रैकिंग में क्या होता है, हमारा जो एल्केन है उसको थर्मल डीकम्पोजिशन के थ्रू गुजरना पड़ता है। जब एल्केन का थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, आप ऐसे समझो हीट की वजह से जो भी डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको हम क्रैकिंग बोलते हैं। अब क्रैकिंग में क्या होता है हमारा, वो एक तरीके से स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। जैसे एल्केन हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन के थ्रू जाएगा, उसको हम क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैकिंग होके जब क्रैकिंग हो जाएगी तो वहाँ पे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस को हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमें हाइड्रोकार्बन की एक शॉर्टर चेन मिल जाए जिसका कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसका कमर्शियल वैल्यू बहुत हाई है, हमें क्या चाहिए, शॉर्टर हाइड्रोकार्बन चेन। अब आपका ऑक्टेन है, ऑक्टेन का क्रैकिंग करना है। द क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन में प्रोड्यूस इथीन एंड प्रोपीन, तो देखो आपको कमर्शियल वैल्यू मिल जाएंगी हायर उससे। अब हमें पढ़ना है कि एप्लीकेशन क्या है एल्केन्स की। देखो एप्लीकेशन में हमारा एल्केन्स बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है जो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे फ्यूल्स के टाइम पे, पेट्रोकेमिकल। अब देखो पेट्रोलियम में यूज़ हो रहा है तो आप समझ जाओ पेट्रोकेमिकल में है। फार्मास्यूटिकल को भूलना मत, हमें हर जगह इंक्लूड करना है। कॉस्मेटिक को मत भूलना, क्योंकि पैराफिन्स जो है, पैराफिन एज अ ड्रग में हम एक्सीपिएंट की तरह यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक में आपको एक्सीपिएंट की तरह मिल ही जाएगा हमारा पैराफिन, मतलब एल्केन का अदर पैराफिन है ना। फूड इंडस्ट्री में एज अ कैरियर की तरह यूज होता है, तो आपको एप्लीकेशंस इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है, राइट। ये हमने क्या पढ़ा है, ये हमने अपने एल्केन के बारे में पढ़ा है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, जिसमें हमने उसकी प्रिपरेशन देखी है, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, एप्लीकेशन, डिफरेंसेस, तो ये सारा इसमें आ गया है, ठीक है, करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे, सिलेबस में आपको क्या दिखेगा, सबसे पहली चीज़ जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है जो हमें एल्केन्स में पढ़नी है, ठीक है, करेक्ट। अब जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, और आइए सबको पता है बट स्टिल एक रिविजन के लिए देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब अकर होता है, जब आपका 1s ऑर्बिटल हो, करेक्ट। आपका 1s ऑर्बिटल हो जाएगा और वहीं पर आपके 3p ऑर्बिटल्स होंगे, 3p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। देन आप क्या बोल सकते हो, तो वो क्या होगा, एक एटम में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल।
करेक्ट, ये हमारा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो अरेंजमेंट होती है ना वो टेट्राहेड्रली होती है। क्या होता है, ये हमारा जो अरेंज्ड है अरेंजमेंट आप देखोगे ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। तो जो हमारा सेंट्रल एटम है ना, इस सेंट्रल एटम का अगर आप देखोगे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बॉन्ड एंगल बनेगा 109.5 डिग्री। ऐसा समझो इस एंगल पे बनेगा डिग्री, ये सी नहीं है एंगल है। करेक्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमें यही चीज़ पढ़नी है कि देखो उसमें हमें एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है कि हमारा जो एल्केन है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है और बॉन्डिंग्स कैसे होती है। ठीक है, वो एल्केन्स में हम देखेंगे बहुत ही तरीके से, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं देखना पड़ता। सिंपल फॉर्म में देखेंगे उसमें 4 इक्विवेलेंस बॉन्ड बनते हैं, कार्बन फॉर्म करेगा और जिसकी वजह से क्या होता है ये हमारा सैचुरेशन में जाता है। आपको पता चल जाएगा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या आप ऐसे बोलो ये स्टेबल है एक तरीके से। अगर डेल्व डीपर देखा जाए तो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट में हमको इम्प्लीकेशन देखने किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा एल्केन्स का। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना कब होता है ये थोड़ा सा अगर आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है बॉन्ड एंगल कितना होता है तो वो याद रख सकते हो। अगर देखा जाए जो हमारा सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एटम से। कितने सिग्मा? 4 सिग्मा फॉर्म करता है, 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा अदर एटम से। ठीक है, ये याद रख लेना आप। डेफिनेशन में हमें पता है कि हर कार्बन एटम जो है उसको गुजरना पड़ता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, साथ ही साथ इस प्रोसेस में कुछ ऐसी मिक्सिंग होगी जहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब देन क्या होता है, जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका टेट्राहेड्रल है, उसकी यही अरेंजमेंट है, तो ये सारा हमारा क्या आ गया, ये डेफिनेशन में आ जाएगा। देन मैकेनिज्म की अगर बात करें, हमारा जो कार्बन एटम है वो स्टार्ट होता है आपका ग्राउंड स्टेट से। इसको मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ अलग से। सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा या आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे हम। किसकी ग्राउंड स्टेट? हमारे कार्बन की ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उससे समझेंगे कि कैसे sp3 वर्क करता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, कोई ना कोई एटॉमिक नंबर तो आपको पता होगा, कुछ तो होता होगा ना। जैसे 6 है, 6 में ये हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन हम मीथेन को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जो है आपके लिए वो मीथेन है। मीथेन में हमारा CH4 है। करेक्ट। अब जैसे यहाँ 6 है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1s2 हो जाएगा। करेक्ट। देन आपका 2s2 होगा, पूरे फिल्ड हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो होगा ना वहाँ आपका 2p2 हो जाएगा। तो कार्बन जो है उसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें हमारा 2p है। यहाँ क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे सिर्फ क्या बनने वाला है, 2 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। इट विल ओनली फॉर्म और इट शुड फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स। करेक्ट। अब ये है हमारा ग्राउंड स्टेट। अगर हम बात करें यहीं पे एक्साइटेड स्टेट की, जो क्या है एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, ये आप ग्राउंड स्टेट को वहीं पे रहने दो। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स फॉर्म होने हैं या टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन, आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान के चलो, वेट, आपका जो ये 2s था, 2s से आपका 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वो जंप होके जाएगा हमारे 2p ऑर्बिटल में। वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2p ऑर्बिटल में। 2s से 1 इलेक्ट्रॉन विल जंप एंड गो विल
विल बाइंड विद, और इसके साथ वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, एम्प्टी जो है हमारा 2p ऑर्बिटल वहाँ पर पहुँचेगा। तो इसका क्या नई चीज़ फॉर्म होगी, न्यू कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा कि 1s2 है, 2s1 है, देन आपका 2p3 है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे पहले कितने अनपेयर्ड थे, यहाँ 2 अनपेयर्ड थे, अब यहाँ पे 4 unpaired electrons are available, 4 unpaired electrons are available। ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में आप सोचो कि वहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन पर आते हैं, ग्राउंड स्टेट हो गया, देन वो एक्साइटेड स्टेज पर पहुंचा, देन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। 1 सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, एक तो हमारा 1s होगा, ऐसे एक नंबर्स में 1 2s होगा, एंड हमारा 3p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, सेम वही हुआ ना, देखने में आपको क्या लग रहा है, ये 2s हो गया है और यहाँ 3p हो गया है, 2p ऑर्बिटल, सॉरी ये यहाँ ये हमारा, एक मिनट, I'll explain it again। यहाँ पर हमारा 1 2s ऑर्बिटल है, देन हमारे पास और क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 2p ऑर्बिटल है, ये दोनों आ गया। अब जब इसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या, आप इन दोनों को ना मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद आपके पास क्या फॉर्म होगा, आपके पास फॉर्म होगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से ये फॉर्म होगा। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन में होगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की sp3 में बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारा जो ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वो ओवरलैप करेगा हर एक 1s ऑर्बिटल का, जो हाइड्रोजन का था ना उसके साथ लाइक ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने के बाद वो फॉर्म कर देगा 4 सिग्मा बॉन्ड। जैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की बात हो रही है ना, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन एंड मीथेन, हम मीथेन की ही एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, हमने उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो हर एक sp3 हाइब्रिड है, क्या है, हमारा हर एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा। ओवरलैप कैसे करेगा, ओवरलैप करेगा किसके साथ, विद 1s ऑर्बिटल। वो ओवरलैप करता है 1s ऑर्बिटल से, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ना, ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अगर आपको ये लिखना है ना, वैसे लिंक जो है वीडियो नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको लगता है इट्स अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स। ठीक है, आप नोट्स में अटैच कर लेना इनको। तो जैसे ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, तो वो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, वो फॉर्म करेगा टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो हमने सिग्मा की बात की थी ना, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ऐसा समझो। ठीक है, बट इससे एक रिजल्ट आएगा, इससे आपका रिजल्ट ये आता है कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो है उसका बॉन्ड एंगल बनेगा। जो हम अभी बॉन्ड एंगल पढ़ के आए ना कि क्या बॉन्ड एंगल होगा, तो जो बॉन्ड एंगल होगा ना वो आपका 109.5 डिग्री होगा।
ठीक है, ऐसे आया है जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है मीथेन में और जो एंगल आया है वो किस तरीके से आया है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही क्यों हमें रटना है हर चीज़, हमें एटलीस्ट अरे एंगल समझ जाना, ये एन है, एंगल जो फॉर्म होगा 109.5 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो हमने मीथेन का एग्जाम्पल दिया था, अदर एग्जाम्पल जैसे ईथेन है, वाटर है, अमोनिया है, तो उसमें क्या होगा, उनका जो बॉन्ड एंगल होगा ना, बॉन्ड एंगल देखो वाटर में जो होता है वो रिड्यूस होके कितना फॉर्म हो जाता है वाटर का, अगर आपके पास वाटर का जानना है, वाटर का बॉन्ड एंगल हो जाता है 100, रिड्यूस होता है इससे 104.5 डिग्री, इतना बॉन्ड एंगल आता है। वहीं अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया का भी बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होता है क्योंकि 1 लोन पेयर है वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल अमोनिया का हमारे 107 डिग्री, बस ये हमारा बॉन्ड एंगल बन जाएगा, हो जाएगा अमोनिया का। करेक्ट, ये पढ़ लिया, समझ आ गया आपको किस तरीके से हुआ है, कैसे बॉन्ड एंगल आए हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, देन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आई एक्सप्लेन टू यू वेरी ब्रीफली, तो आप उससे पढ़ लेना कैसे एक्सप्लेनेशन होता है, और ये थ्योरेटिकल है तो थ्योरी रिवाइज कर लेना, आपको समझ आ जाएगा अब ज़्यादा अच्छे से। अब देन जब हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स है, हेलोजनेशन में क्या है, सिंपल सा एक लाइन याद रख लो, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, बस इतना ही है आपका हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में, एक केमिकल रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है एल्केन में, किससे, हेलोजन एटम से, जहां पे एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। इस प्रोसेस में, या आप ये बोलो ये प्रोसेस इसलिए क्रूशल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिससे कि जो हमारा फंक्शनलाइजेशन है एल्केन का या सिंथेसिस होगा हेलोजनेटेड कंपाउंड्स का, तब हमें हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन में 3 स्टेप आते हैं, सबसे पहले इनिशिएट होगा, फिर प्रोपोगेट किया जाएगा, देन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो यूवी लाइट या हीट है वो ब्रेक डाउन करती है क्लोरीन को, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट वो ब्रेक डाउन होगा, तो क्या फॉर्म होगा, 2 क्लोरीन रेडिकल फॉर्म होंगे, जो रेडिकल्स है ना 2 क्लोरीन रेडिकल्स फॉर्म होंगे वहाँ, उसकी क्या होगा, साथ ही साथ ये हमारा इनिशिएशन है या स्टार्टिंग पॉइंट बोलो। अब जो हमारा प्रोपोगेशन होगा वहाँ पे जो क्लोरीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट थे वो एक हाइड्रोजन एटम या एल्केन में जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ एक तरीके से बॉन्ड बिठाने की कोशिश करेंगे, या फिर एक तरीके से उनको क्या करना है, उन्हें हाइड्रोजन एटम को ही तो रिप्लेस करना है। पहले तो उनका ये हो गया कि फ्री रेडिकल फॉर्म कर दिया है उन्होंने क्लोरीन का, अब क्लोरीन जाकर एल्केन से जाकर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो जो कार्बन सेंटर्ड रेडिकल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्रिएट होगा। देन कार्बन सेंटर रेडिकल जो है वो रिएक्ट करेगा दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से, पहला वाला जो रिएक्ट करेगा हमारे पहले मॉलिक्यूल से और फॉर्म करेगा कार्बन सेंटर रेडिकल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो बीच का जो हमारा कार्बन सेंटर रेडिकल था वो रिएक्ट करेगा दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से। जब वो दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो वो क्लोरीनेटेड एल्केन फॉर्म करेगा, साथ ही साथ उसके साथ अनदर क्लोरीन रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, हमारा क्लोरीनेटेड एल्केन। अब टर्मिनेशन होना है, टर्मिनेशन में इस रिएक्शन को यहीं पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब 2 रेडिकल्स हैं वो रिकम्बाइन करेंगे तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। जब भी आपका रिएक्शन स्टॉप होने वाला है तो आप
ये समझ सकते हो कि जो दो रेडिकल्स थे वो रिकम्बाइन हुए, दोबारा से मिले, फिर उन्होंने एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया। तो इस पॉसिबल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, आपके जो दो क्लोरीन रेडिकल्स थे वो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, आपका जो एक कार्बन सेंटर्ड रेडिकल था और एक क्लोरीन रेडिकल था वो क्लोरीनेटेड एल्केन बन जाएगा, और जो आपके दो कार्बन सेंटर्ड रेडिकल्स थे वो एक नया एल्केन बनाएंगे। ठीक है, टर्मिनेशन के बाद ये 3 पॉसिबल आउटकम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले आप इनिशिएशन हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहले इनिशिएट होता है। इनिशिएट में आप ऐसा समझो यूवी या हीट क्या करेगा, अगर हमारा कोई भी हेलोजन है या मान के चलो हमारा कोई भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक करेगा रेडिकल्स में, तो 2 क्लोरीन रेडिकल्स फॉर्म हो जाएंगे। फिर हमारा जो एक क्लोरीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट था वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को एल्केन से लेगा, एल्केन से लेने के बाद वहाँ पे क्या अलग से फॉर्म करेगा, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अलग फॉर्म करेगा, देन वो क्या बनाएगा, एक कार्बन सेंटर्ड रेडिकल बनाएगा। ये आपका प्रोपोगेशन फर्स्ट स्टेप में है। देन आपका जो कार्बन, क्योंकि 2 क्लोरीन रेडिकल्स फॉर्म हुए थे ना, तो आपका जो कार्बन सेंटर रेडिकल है फिर रिएक्ट करेगा दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से। जब दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएगा या करेगा देन आपको मिलेगा क्लोरीनेटेड एल्केन, और साथ ही साथ दूसरा क्लोरीन रेडिकल भी आपको मिल जाएगा। जब ये 2 रेडिकल्स रिकम्बाइन करेंगे तो हमारा एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। जब स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसके 3 पॉसिबल आउटकम आपको देखने को मिलेंगे। पॉसिबल रिएक्शन में हो सकता है कि जो 2 क्लोरीन रेडिकल्स थे उससे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बन चुका है, एक कार्बन सेंटर्ड रेडिकल और एक क्लोरीन रेडिकल क्या बनाया है उसने, एक क्लोरीनेटेड एल्केन को बनाया है। साथ ही साथ जो आपके 2 कार्बन सेंटर्ड रेडिकल्स थे वो एक न्यू एल्केन बनाया है, उन्होंने एक न्यू एल्केन का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, ये हेलोजनेशन ऑफ एल्केन था।